95% स्टूडेंट्स, जी हाँ 95% स्टूडेंट्स इस चैप्टर में गलती करते हैं। क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो इंडिगो चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना लगभग पक्का ही होता है। तो देखिए, अगर अभी एग्जाम का थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील हो रहा है ना, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आज हम इस पूरे चैप्टर को ना एकदम डीपली डिकोड करने वाले हैं। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि एक अनपढ़, निहायती गरीब किसान पूरी की पूरी ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दे? सुनने में किसी फिल्म की स्टोरी लगती है ना, पर एक्चुअली ये कोई आम कहानी नहीं है। ये चंपारण मूवमेंट का वो गहरा रहस्य है जिसने ऑनेस्टली इंडिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। लुइस फिशर की बहुत ही शानदार किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसके इस हिस्से में हम चलते हैं सीधा साल 1917 में। जगह है चंपारण, बिहार। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ ये वही छोटा सा इलाका है जहां से असल क्रांति की चिंगारी भड़की थी। अब यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। उन शोषित किसानों की दर्दनाक हालत को समझने के लिए ये एक झलक ही काफ़ी है। दिन रात खेत के मिट्टी में पसीना बहाते हुए ये बेचारे लोग एक्चुअली अपनी ही ज़मीन पर एक तरह से गुलाम बनकर रह गए थे। ये सिर्फ एक इमेज नहीं है, ये उस डेली पेन का जीता जागता प्रूफ है जो वहाँ सहा जा रहा था। ऑलराइट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक बहुत ही क्रूशियल टर्म समझते हैं। टर्म है शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर बेसिकली इसका मतलब क्या है? एक ऐसा किसान जो अपनी उगाई हुई फसल का एक बड़ा हिस्सा अपने जमींदार को किराए या लगान के रूप में दे देता है। ध्यान रखिएगा, ये सिंगल वर्ड आपके बोर्ड आंसर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बनने वाला है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग और मैं कहूँगा सबसे ज़रूरी नंबर आता है 15%। एक्चुअली ब्रिटिश जमींदारों ने इन किसानों पर एक बेहद जालिम रूल थोप रखा था। इसको तिन कठिया सिस्टम कहते थे। इस रूल के हिसाब से हर किसान को अपनी टोटल जमीन के एग्जैक्टली 15% हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ इंडिगो यानी नील की खेती करनी ही पड़ती थी। नो अदर ऑप्शंस। लेकिन रुकिए, असली क्रूरता तो यहाँ है। सोचो, एक तरफ हमारे इंडियन शेयर क्रॉपर्स हैं जो अपना खून पसीना एक करके वो इंडिगो उगा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो उस 15% हिस्से की पूरी फसल, यस लिटरली 100% हार्वेस्ट लगान के रूप में छीन लेते थे। किसानों के हाथ में उस मेहनत का एक सिंगल पैसा भी नहीं आता था। पर कहानी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट अब आता है। ग्लोबली जर्मनी ने एक नया आविष्कार कर लिया था, सिंथेटिक इंडिगो, यानी फैक्ट्री में बनने वाला सस्ता नील। और ये इतनी भारी मात्रा में बन रहा था ना कि इसका सीधा सा मतलब था ब्रिटिश जमींदारों का विदेशी बाजार में जो करोड़ों का प्रॉफिट होता था वो अब पूरी तरह से मिट्टी में मिलने वाला था। तो जब इन जमींदारों को अपने प्रॉफिट का इतना बड़ा नुकसान दिखा तो उन्होंने किसानों के साथ एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेला। उन्होंने किसानों से आकर कहा कि देखो, हम तुम्हें इस 15% वाले रूल से आज़ाद कर देंगे, लेकिन इसके बदले हमें भारी मुआवजा देना होगा, पैसों की मांग। और जिन बेचारे किसानों ने पैसे देने से मना किया उन पर गुंडे छोड़ दिए गए। मारपीट, जबरदस्ती, एक इतना खौफनाक माहौल बन गया था कि इन किसानों को एक मसीहा की सख्त जरूरत थी। और ठीक इसी पॉइंट पर एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, राजकुमार शुक्ला। अब देखिए, एग्जाम में कैरेक्टर स्केच के लिए इन पॉइंट्स को एकदम रट लीजिए। वो गरीब थे, इलिटरेट थे यानी अनपढ़ थे, लेकिन उनका जो डिटर्मिनेशन था ना, वो इतना सॉलिड था कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता था। उन्होंने मन में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपने लोगों को इस अन्याय से बचाकर ही रहेंगे। उनकी जिद का लेवल देखिए आप। 1916 के लखनऊ अधिवेशन से शुरू होकर कानपुर, फिर अहमदाबाद आश्रम और वहां से कलकत्ता तक राजकुमार शुक्ला ने हफ्तों तक, लिटरली हफ्ते बीत गए, पर उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। और आखिरकार उनकी इस रिलेंटलेस जिद के आगे गांधी जी को मानना ही पड़ा और वो उनके साथ ट्रेन में बैठ के पटना जाने के लिए निकल पड़े। सो यहाँ से शुरू होती है असली इन्वेस्टिगेशन। गांधी जी ने चंपारण आने से पहले मुजफ्फरपुर रुकने का स्मार्ट डिसीजन लिया ताकि एकदम जमीनी सच्चाई और सारे फैक्ट्स पता किए जा सकें। और वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने लोकल वकीलों को बहुत बुरी तरह फटकार लगाई। क्यों? क्योंकि वो वकील इन डरे हुए लाचार किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे मोटी मोटी फीस वसूल रहे थे। अब यहाँ पर एक छोटा सा बट बहुत क्रूशियल वार्निंग पॉइंट है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स लूज करते हैं। इन दो नामों में ना हमेशा कंफ्यूजन होती है। ध्यान से सुनिए।
गांधी जी को स्टेशन पर रिसीव करने जो आए थे वो थे जेबी कृपलानी, एक आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर। लेकिन गांधी जी जिनके घर रुके थे वो थे प्रोफेसर मलकानी। मलकानी जी एक सरकारी स्कूल टीचर थे और उस जमाने में एक ब्रिटिश एम्प्लॉय होकर गांधी जी को अपने घर में पनाह देना, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिस्क था। जैसे जैसे गांधी जी ने सबूत और एविडेंस जमा करने शुरू किए, पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ गई। पुलिस सुपरिंटेंडेंट का एक मैसेंजर उन्हें बीच रास्ते में रोकता है और उनके हाथ में एक लीगल नोटिस थमा देता है। उस नोटिस पर एकदम साफ शब्दों में वार्निंग थी, तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाओ। लेकिन क्या गांधी जी डर कर पीछे हटने वाले थे? एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने उस नोटिस पर रिसीविंग का साइन तो जरूर किया, पर साथ ही एक लाइन लिख दी कि वो इस आदेश को, इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया, मैं यहाँ गरीब किसानों की मदद करने आया हूँ। सीरियसली, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मॉडर्न इंडिया में एक नई क्रांति का बीज बो दिया। फिर आया अगला दिन, जब गांधी जी को कोर्ट में पेश होना था, तो पूरा का पूरा मोतिहारी शहर किसानों की भीड़ से एकदम काला पड़ गया था। हजारों हजार किसान अपने इस नए मसीहा के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आए थे। ये भीड़ इतनी ज्यादा और इतनी अनप्रिडिक्टेबल थी कि वहां के पुलिस ऑफिसर्स, जज, ब्रिटिश ऑफिशियल्स सब के सब डर गए। हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खुद गांधी जी की ही हेल्प लेनी पड़ गई। और सोचिए इस सब का फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। हुकूमत को आखिर में झुकना ही पड़ा। गांधी जी पर से केस वापस ले लिया गया और इसी मोमेंट के साथ आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की एक बहुत ही शानदार जीत हुई। ये कोई छोटी मोटी कोर्ट की जीत नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश राज की अकड़ और उनकी जड़ों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार था। इसके बाद एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चली और आखिरकार किसानों को उनका फाइनेंशियल मुआवजा मिल गया। बट यू नो व्हाट, सबसे बड़ा इनाम वो वापस मिला हुआ पैसा नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन किसानों के अंदर से जो वो ब्रिटिश सरकार का डर था ना, वो हमेशा के लिए गायब हो गया। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि हाँ, उनके भी अपने राइट्स हैं और वो अपने हक के लिए लड़ना सीख गए थे। और ये चैप्टर इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि गांधी जी की फाइट सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी पर आकर नहीं रुकती थी। उन्होंने देखा कि चंपारण में सामाजिक सुधार की बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने वहां नए स्कूल्स खोले, लोगों को साफ सफाई रखना सिखाया और हेल्थ अवेयरनेस फैलाई। वो चाहते थे कि लोग अंदर से मजबूत बने, सेल्फ रिलायंट बने, क्योंकि उनके हिसाब से वही थी असली आज़ादी। टॉप बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम अपने एग्जाम हैकिंग मोड में आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में वो 5 मार्क्स एकदम गारंटी करने के लिए ना अपना फोकस 100% इधर लाइए, क्योंकि अब हम वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनर्स के ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, राजकुमार शुक्ला आखिर गांधी जी से मिलना क्यों चाहते थे? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर एक्चुअली बहुत सिंपल है। वो बस बिहार में चल रहे उस ब्रूटल जमींदारी सिस्टम के खिलाफ कंप्लेन करने आए थे और गांधी जी की मदद चाहते थे। दैट्स इट। अगर बस ये कीवर्ड्स आपने अपने आंसर में शामिल कर लिए तो समझिए फुल मार्क्स एकदम पक्के। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दूसरा सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है, ये तिनकठिया सिस्टम आखिर क्या था? इसका सीधा सा आंसर है एक ऐसा सख्त रूल जहां किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी टोटल जमीन के एग्जैक्टली 15% हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ इंडिगो उगाएंगे और उस 15% से जो भी हार्वेस्ट निकलेगा वो पूरा का पूरा जमींदारों को रेंट यानी लगान के रूप में सौंप देंगे। हमेशा याद रखिएगा, ये 15% का नंबर ही आपके इस आंसर की पूरी जान है। तो फाइनली चंपारण के किसानों ने तो अपने डर पर बड़ी शानदार जीत हासिल कर ली, पर क्या अब उस बोर्ड एग्जाम के डर को हराने की पूरी तैयारी हो चुकी है? देखिए, अब जब सारे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो चुके हैं तो इंग्लिश एग्जाम में अपना 100% स्कोर करने का कॉन्फिडेंस तो जरूर आ गया होगा। इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से समझने के बाद आपकी फाउंडेशन अब एकदम रॉक सॉलिड है। तो बस पढ़ते रहिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए।